पिछले वीडियो में हमने देखा था सरफेस इरिगेशन की बॉर्डर इरिगेशन मेथड। आज हम चर्चा करते हैं सरफेस इरिगेशन के अंतर्गत चेक बेसिन मेथड ऑफ इरिगेशन। Check basin method of irrigation is most common and popular method among surface method of irrigation on level land। यदि खेत समतल है आपका तो यह सबसे कॉमन और सबसे पॉपुलर मेथड है चेक बेसिन मेथड जो है सरफेस इरिगेशन के अंतर्गत। दिस इज द सिंपलेस्ट इन प्रिंसिपल ऑफ ऑल मेथड ऑफ इरिगेशन। इसका सिद्धांत भी बहुत सरल है अन्य विधियों की तुलना में। In this method, the whole field is divided into the small plots surrounded by small bunds on all the four sides। इस विधि को अपनाने के लिए, सिंचाई की इस विधि को अपनाने के लिए हम क्या करते हैं, संपूर्ण क्षेत्र को छोटे छोटे प्लॉट्स में डिवाइड कर देते हैं, बांट देते हैं, और ये प्लॉट्स जो हैं चारों तरफ से बंड से घिरे हुए होते हैं, या प्लॉट्स के चारों तरफ बंड बनाकर हम जो है उसको संरक्षित कर देते हैं। और फॉर द इरिगेशन पर्पस, और इन प्लॉट्स में सिंचाई करने के लिए हम खेत के एक तरफ मुख्य नाली बनाते हैं और इन प्लॉट्स के दो प्लॉट की रो के मध्य में एक लेटरल चैनल बनाते हैं जिससे कि उसमें सिंचाई की जा सके। ये चित्र से देखने पे आपको स्पष्ट हो जाएगा। ये मान लीजिए कोई हमारा बहुत बड़ा खेत है, इसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लिया, छोटे छोटे प्लॉट में डिवाइड कर लिया, और ये प्लॉट के चारों ओर हमने बॉर्डर बना दी, मादा या मेड़ बना दी है। अब खेत के ऊपरी हिस्से में एक मुख्य नाली होती है जिससे कि हमें पानी मिलता है, और ये जो दो प्लॉट्स बनाए जाते हैं, ये दो प्लॉट्स के बीच में हम एक लेटरल नाली बना देते हैं जो कि इन बॉर्डर्स में, इन बेसिन्स में कहना चाहिए, जो है सिंचाई करने के लिए काम में आती है। These small plots known as check basin or beds or these lateral channels facilitate rapid spread of water over the enclosed area of land। ये जो प्लॉट्स रहते हैं ये चेक बेसिन या बेड कहलाते हैं, और या क्यारी भी हम इन्हें कह सकते हैं। और जो लेटरल चैनल्स होती हैं वो इसमें पानी भरने के या सिंचाई करने के काम में आती हैं। These basins are filled to the desired depth and the water is retained until the infiltrate into the soil। इन बेसिन्स में या इन प्लॉट्स में जो है आवश्यक गहराई तक की, जितनी हमको सिंचाई की गहराई की आवश्यकता होती है, मान लीजिए 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता होती है, तो उस नाप से हम उसमें उतनी देर पानी छोड़ते हैं और उसके बाद उसमें हम सिंचाई देना बंद कर देते हैं। तो जो सिंचाई का पानी होता है वह उस प्लॉट के अंदर ही बना रहता है, क्योंकि वह प्लॉट चारों तरफ से बॉर्डर से घिरा हुआ रहता है, और वह पानी धीरे धीरे सॉइल में इन्फिल्ट्रेट होके रूट जोन में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से ये चेक बेसिन मेथड में जो है सिंचाई की जाती है। ये हम वास्तविक फील्ड का चित्र देख रहे हैं। इधर ये लेटरल नालियां बनी हुई हैं और ये जो है संपूर्ण खेत जो है छोटे छोटे प्लॉट्स में डिवाइडेड है जिसे हम बेसिन कहते हैं। ये देख रहे हैं आप, और इस बेसिन में जो है ये आपके फसलें लगी हुई हैं। ये लेटरल नालीज बनी हुई हैं, इस तरफ से भी लेटरल नाली बनी हुई हैं जिसमें हम आवश्यकता अनुसार कहीं से भी सिंचाई कर सकते हैं। ये लेटरल नालीज जो हैं ये मुख्य सिंचाई नाली से जुड़ी हुई होती हैं। वाटर इज कन्वेड टू द फील्ड बाय अ सिस्टम ऑफ चैनल एंड लेटरल फील्ड चैनल। इसमें मुख्य नाली और सिंचाई नाली के माध्यम से जो है पानी खेत के अंदर में छोड़ा जाता है। द सप्लाई चैनल इज अलाइंड ऑन द अपर साइड ऑफ द एरिया एंड देयर इज यूजुअली वन लेटरल फॉर 2 rows ऑफ चेक बेसिन। जो खेत का मुख्य ऊपरी हिस्सा होता है वहां पर एक मुख्य नाली बनी हुई होती है, और जो लेटरल नाली या उसकी सहायक नालियां बनी होती हैं वह चेक बेसिन प्लॉट्स के 2 रो के मध्य में बनी हुई होती हैं। Water from the lateral is turned into the bed and is cut off when sufficient water has been admitted to the basin। लेटरल जो नाली होती है उससे हम प्लॉट में सिंचाई करते हैं या प्लॉट में पानी खोलते हैं, और या उस बेड में पानी खोलते हैं या उस प्लॉट में पानी खोलते हैं,
और जब पर्याप्त मात्रा में उसमें पानी भर जाता है तब हम उसमें सिंचाई देना बंद कर देते हैं। वाटर इज रिटेन्ड इन द बेसिन अंटिल इट सोक्स इनटू द सॉइल। अब जब जो सिंचित किया हुआ पानी है वह प्लॉट या खेत की ऊपरी सतह के ऊपर बना रहता है जब तक कि वो रूट जोन में इन्फिल्ट्रेट नहीं हो जाता है। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज चेक इरिगेशन, फ्लैट बेड इरिगेशन, लेवल बॉर्डर इरिगेशन और बेड एंड चैनल इरिगेशन। इसे जो है इस विधि को अन्य कई सारे नामों से भी जानते हैं, जिसे हम चेक इरिगेशन के नाम से भी जानते हैं, फ्लैट बेड इरिगेशन भी कहते हैं, लेवल बॉर्डर इरिगेशन भी कहते हैं और या फिर बेड एंड चैनल इरिगेशन के नाम से भी जानते हैं। अब हम देखते हैं कि किन किन क्रॉप्स के लिए सुटेबल होती है। बेसिन इरिगेशन इज सुटेबल फॉर मेनी फील्ड क्रॉप्स। ये कई सारे जो हमारी मुख्य फसलें उगानी होती हैं उनके लिए यह सिंचाई की विधि उपयुक्त होती है। पैडी राइस ग्रोन्स best when its roots are submerged in water and so basin irrigation is the best method to use for this crop। जो राइस क्रॉप होती है वो उसके लिए अत्यंत उपयुक्त होती है क्योंकि राइस जो है सबमर्ज्ड कंडीशन को सहन कर लेती है। अदर क्रॉप्स विच आर सुटेड टू बेसिन इरिगेशन इंक्लूड पास्चर, धान के अतिरिक्त जो है पास्चर जैसे कि अल्फाल्फा या क्लोवर घास उगाने के लिए जो है यह सिंचाई की विधि उपयुक्त होती है। ट्रीज के लिए जो है उसमें रिंग बेसिन मेथड अपनाकर जो है सिंचाई की जाती है, जिसके बारे में हम आगे चलेंगे। तो ट्रीज के लिए भी या फलदार वृक्षों के लिए यह मेथड उपयुक्त होती है। क्रॉप्स विच आर ब्रॉडकास्ट सच एज ए सीरियल्स फसलें जो कि छिड़क कर बोई जाती हैं उनके लिए भी उपयुक्त होती हैं और कुछ जो है रो क्रॉप के लिए भी उपयुक्त होती हैं जैसे कि टोबैको इत्यादि वगैरह के लिए। परंतु बेसिन इरिगेशन इज जनरली नॉट सुटेड टू द क्रॉप विच कैन नॉट स्टैंड इन वेट और वाटर लॉट कंडीशन फॉर पीरियड ऑफ लॉन्गर देन द 24 आवर्स। ऐसी फसलें जिसमें यदि 24 घंटे खेत में पानी खड़ा हो जाए और वो फसल को नुकसान पहुंचाता है तो ऐसी फसलों के लिए यह विधि उपयुक्त नहीं होती है, खासकर कि रूट और ट्यूबर क्रॉप जैसे कि पोटैटो, कसावा, बीट, कैरेट, ये जितनी जो हैं जड़ या कंद वाली फसलें हैं जिसमें कि भूमिगत पार्ट का उपयोग में लाया जाता है, तो इसके लिए जो है ये विधि उपयुक्त नहीं पाई जाती है क्योंकि इन सभी के लिए लूज और वेल ड्रेन्ड सॉइल की आवश्यकता होती है जो कि चेक बेसिन मेथड की इरिगेशन में संभव नहीं होता है। अब देखते हैं कि किस किस प्रकार की भूमि के लिए यह उपयुक्त होती है। सॉइल्स आर सुटेबल फॉर बेसिन इरिगेशन डिपेंड्स ऑन द क्रॉप ग्रोन। यह निर्भर करता है कि हम उस भूमि में कौन सी फसल लगाते हैं। तो इसको हम दो तरीकों से समझ लेते हैं। पहला है पैडी राइस और दूसरा है नॉन राइस या अदर क्रॉप्स। तो जब हम राइस क्रॉप उगाते हैं तो क्लेई सॉइल्स जो है वो राइस उगाने के लिए इस उपयुक्त होती हैं और उसमें इस तरह की विधि जो है सिंचाई करने की उपयुक्त पाई जाती है क्योंकि जो है इसमें पर्कुलेशन लॉसेस जो है वो कम होते हैं इन्फिल्ट्रेशन रेट कम होने के कारण। राइस could also be grown on sandy soils but percolation losses will be high unless a high water table can be maintained। राइस क्रॉप जो है सैंडी सॉइल्स में भी जो है आप इसको इस विधि का उपयोग करते हुए उगा सकते हैं, लेकिन वाटर टेबल जो है वो भूमि के बहुत ज़्यादा गहराई पर नहीं होना चाहिए और इस प्रकार की परिस्थिति जो है घाटियों के निचले क्षेत्र वाले खेतों में पाई जाती है। अदर क्रॉप्स अदर देन दी राइस क्रॉप्स although most other crops can be grown on clay loam soils are preferred for basin irrigation so that waterlogging can be avoided। दूसरी फसलों के लिए जो है क्ले और लोम सॉइल्स जो है बेसिन इरिगेशन से सिंचित करने की दशा में उपयुक्त होती हैं, परंतु कोर्स सैंड्स आर नॉट रिकमेंडेड। यानी बहुत ही हल्की भूमि या जिसमें रेत की मात्रा बहुत ज़्यादा हो इस विधि के लिए उपयुक्त नहीं होती है क्योंकि इसमें इन्फिल्ट्रेशन रेट ज़्यादा होता है जिससे कि पर्कुलेशन लॉसेस हाई होते हैं, ज़्यादा होते हैं और हमारा जो सिंचित किया हुआ पानी है वह जड़ क्षेत्र के नीचे चला जाता है। दूसरी तरफ ऐसी भूमियां जिनमें सिंचाई करने से भूमि के ऊपर सूखने पर पपड़ी बनने लगती है तो वह भूमि भी इस विधि से सिंचाई करने के लिए उपयुक्त नहीं होती है।
अब हम देखते हैं कि बेसिन का लेआउट किस प्रकार का होता है, या हम जो प्लॉट बना रहे हैं उसका साइज और शेप जो है वो किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है। तो इसके अंतर्गत दो चीजें होती हैं। पहला होता है शेप एंड साइज ऑफ बेसिन्स, अर्थात प्लॉट का आकार और किस शेप में होगा और कितने आकार का होगा, कितने साइज का होगा। और दूसरा है शेप एंड साइज ऑफ द बंड्स, जो उसके चारों ओर बंड्स बनाई जा रही हैं उनका आकार किस प्रकार का होगा और वह कितनी बड़ी होंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं शेप एंड साइज ऑफ बेसिन्स, अर्थात जो प्लॉट्स बनाए जा रहे हैं उसका शेप और साइज कैसा होगा। बेसिन का शेप जो है वो आयताकार या वर्गाकार भी हो सकता है। ये जो है मुख्यतः निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला होता है लैंड स्लोप के ऊपर, दूसरा होता है सॉइल टाइप, लैंड स्लोप यानी भूमि में कितना प्रतिशत ढाल है, दूसरा जो है भूमि का प्रकार कितना है अर्थात भूमि का टेक्सचर क्या है, द अवेलेबल स्ट्रीम साइज अर्थात बेसिन में पानी का फ्लो कितना मिल रहा है, द रिक्वायर्ड डेप्थ ऑफ द इरिगेशन इम्प्लीकेशन अर्थात हमें कितनी गहराई तक सिंचाई करना है, और फिर लास्ट में फार्मिंग प्रैक्टिस। तो ये 5 बातें होती हैं जो डिसाइड करती हैं कि बेसिन का साइज कितना होगा। बेसिन का साइज निर्धारित करने के लिए सबसे पहले जो है बेसिन का चौड़ाई निर्धारित की जाती है। तो बेसिन की चौड़ाई जो है वो लैंड स्लोप पर निर्भर करती है। यदि लैंड स्लोप बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा प्रतिशत ढाल है, तो बेसिन जो है नैरो होनी चाहिए अर्थात उसकी चौड़ाई कम होना चाहिए। अन्यथा जो है यदि स्लोप कम है तो हम चौड़ाई जो है उसकी बढ़ा सकते हैं। इसको जो है हम टेबल के माध्यम से समझ सकते हैं। ये देखिए, यदि स्लोप जो है 0.2% है तो मैक्सिमम विड्थ जो है 45 मीटर की रखी जा सकती है, जिसका रेंज 35 से 55 मीटर तक का हो सकता है। और जैसे जैसे स्लोप बढ़ता जा रहा है प्लॉट का विड्थ जो है या बेसिन का विड्थ कम होते जा रहा है। यदि 4% स्लोप है तो मैक्सिमम विड्थ घट के जो है वो 5 मीटर हो जाती है, जिसकी रेंज 3 से 8 मीटर तक की हो सकती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बेसिन की चौड़ाई जो है या प्लॉट की चौड़ाई जो है सबसे ज़्यादा निर्भर करती है लैंड स्लोप के आधार पर। जो दूसरे फैक्टर्स डिसाइड करते हैं वो है डेप्थ ऑफ फर्टाइल सॉइल, मेथड ऑफ बेसिन कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। यदि सॉइल टॉप सॉइल जो है बहुत ज़्यादा गहरी नहीं है, डेप्थ ऑफ सॉइल से मीन्स यदि डेप्थ बहुत ज़्यादा गहरी नहीं है तो, और जब हम बॉर्डर बनाने के लिए मिट्टी निकालते हैं खेत से तो ये टॉप की फर्टाइल सॉइल जो है बॉर्डर बनाने में नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार की भूमि में जो है बेसिन का आकार छोटा रखा जाता है, जिससे कि कम से कम मिट्टी जो है खेत से निकले। दूसरा होता है मेथड ऑफ बेसिन कंस्ट्रक्शंस। यदि बेसिन या बॉर्डर जो है वो यदि हाथ से बनाई जा रही है तो वहाँ पर बेसिन का चौड़ाई जो है कम रखी जाती है क्योंकि लेबर ज़्यादा खर्च होता है। लेकिन ऐसे क्षेत्र जहाँ पर कृषि यंत्र उपलब्ध हैं तो वहाँ पर बेसिन की चौड़ाई ज़्यादा रखी जाती है क्योंकि बॉर्डर बनाना मशीनों से आसान होता है। अब जो है लंबाई जो है बेसिन की साइज, ये तो हुई बात चौड़ाई की। अब बात करते हैं हम लंबाई की। तो द साइज ऑफ बेसिन डिपेंड्स नॉट ओनली द स्लोप बट ऑल्सो ऑन द सॉइल टाइप एंड द अवेलेबल वाटर फ्लो टू द बेसिन्स। न केवल ढाल के ऊपर निर्भर करता है बल्कि बेसिन में जो या प्लॉट में जो पानी दिया जा रहा है उसका फ्लो कितना है और सॉइल टाइप कैसी है इसके ऊपर भी निर्भर करता है। इसको हम निम्न टेबल के माध्यम से जो है समझ सकते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि यदि स्ट्रीम साइज कम है, मान लीजिए 5 लीटर प्रति सेकंड है, और सॉइल टाइप यदि सैंडी है तो हमारे प्लॉट का आकार जो है वो 35 स्क्वायर मीटर होगा। यदि स्ट्रीम साइज जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है तो आप देखिए कि हर एक सॉइल टाइप में जो है इसका प्लॉट का आकार में वृद्धि होती चली जा रही है। इसी प्रकार यदि हम सॉइल चेंज के हिसाब से देखते हैं, मान लीजिए स्ट्रीम साइज 5 लीटर प्रति सेकंड का है और यदि हमारी मृदा जो है वो सैंडी सॉइल है तो प्लॉट का आकार 35 स्क्वायर मीटर होगा। लेकिन यदि यही सॉइल सैंडी सॉइल होती है तो वहाँ पे आकार बढ़ जाता है, 100 मीटर स्क्वायर हो जाता है। यदि क्ले लोम सॉइल है
तो प्लॉट का आकार 200 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन यदि क्ले सॉइल्स है तो 350 स्क्वायर मीटर एरिया तक हम प्लॉट का साइज रख सकते हैं। तो हालांकि यह जो है एक गाइडलाइन है, हमें अपने क्षेत्र के हिसाब से, अनुभव के हिसाब से हमें काम करना चाहिए। तो यदि एक तरफ हमने पहले बेसिन का चौड़ाई निर्धारित कर ली और फिर बेसिन का या प्लॉट का जो है वो स्क्वायर मीटर में कितना स्क्वायर मीटर है ये निर्धारित कर लिया, एरिया निर्धारित कर लिया, तो इसकी सहायता से हम प्लॉट का लंबाई कितनी होगी इसका निर्धारण आसानी से कर सकते हैं। यदि स्ट्रीम साइज और सॉइल टाइप से यह इस तरह से प्रभावित होती है, यदि स्ट्रीम साइज ज़्यादा होगा तो हम ज़्यादा बड़े एरिया में पानी को फैला सकते हैं, परंतु यदि स्ट्रीम साइज कम होगा तो पानी जो है कम एरिया में फैलेगा और प्लॉट का आकार हमें छोटा रखना पड़ेगा। इसी तरह यदि सॉइल टाइप सैंडी सॉइल है तो चूंकि सैंडी सॉइल का इन्फिल्ट्रेशन रेट ज़्यादा होता है तो वहाँ पे प्लॉट का आकार छोटा रखा जाता है, परंतु क्ले सॉइल्स में जो है इन्फिल्ट्रेशन रेट कम होता है, इसलिए वहाँ पे प्लॉट का आकार हम पर्याप्त मात्रा में बढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ गाइडलाइंस हैं कि बेसिन शुड बी स्मॉल इफ यदि बेसिन या प्लॉट का आकार छोटा रखा जाता है। पहला, स्लोप ऑफ द लैंड इज स्टीप, यदि ढाल ज़्यादा हो, सैंडी सॉइल हो, स्ट्रीम साइज छोटी हो यानी फ्लो का आकार कम हो या फ्लो की मात्रा कम हो, रिक्वायर्ड डेप्थ ऑफ द इरिगेशन एप्लीकेशन इज स्मॉल, यदि हमें एक बार में सिंचाई कम मात्रा में देनी हो तो हमें प्लॉट का आकार छोटा रखना चाहिए। फील्ड प्रिपरेशन इज डन बाय हैंड और एनिमल ट्रैक्शन, यदि फील्ड का प्रिपरेशन जो है हाथों के द्वारा या श्रमिकों के द्वारा या एनिमल द्वारा चलित कृषि यंत्रों द्वारा किया जाता है तो वहाँ पर प्लॉट का आकार छोटा रखा जाता है। प्लॉट का आकार हम बड़ा कब बना सकते हैं तो इसके लिए इस प्रकार से गाइडलाइन है। स्लोप ऑफ द लैंड इज जेंटल और फ्लैट, जब यदि स्लोप जो है वो बहुत कम मात्रा में हो। क्लेई सॉइल हो, स्ट्रीम साइज टू द बेसिन इज लार्ज, यानी फ्लो जो है वो ज़्यादा मात्रा में हो। इरिगेशन की डेप्थ यदि ज़्यादा हो तो हम प्लॉट का आकार बढ़ा सकते हैं, और यदि मैकेनिज्म का प्रयोग कर रहे हो या यंत्रों का प्रयोग कर रहे हो खेत का निर्माण करने के लिए या खेती करने के लिए तो वहाँ पे हम प्लॉट का आकार बढ़ा सकते हैं। अब ये तो बात थी अभी तक हम प्लॉट्स का निर्धारण करने के लिए। अब जो है बंड्स का निर्धारण किस प्रकार करते हैं। हम जो है खेत की ही मिट्टी खोदकर प्लॉट के चारों ओर बंड्स बनाने का काम करते हैं, जिससे कि एक साथ बंड बनाने का काम और नाली के निर्माण का काम हो जाता है। ये जो बंड बनाई जाती हैं ये प्लॉट के चारों ओर बनाई जाती हैं, इन्हें हम रिजेस, डाइक्स और लेवीज भी कहते हैं। प्लॉट की ऊंचाई या मेड़ बनाते समय हमें जो है इतना ध्यान रखना चाहिए कि हमें जितना पानी भरना है उसके ऊपर का कुछ हिस्सा खाली रखा जाए, जिसे हम फ्री बोर्ड कहते हैं। यदि ये फ्री बोर्ड ना रखा जाए तो पानी जो है वो बॉर्डर के ऊपर से बहकर जो है प्लॉट के अंदर जाने लगेगा। ये बंड्स दो प्रकार की हो सकती हैं, पहला है टेम्परेरी बंड्स और दूसरा है परमानेंट बंड्स। टेम्परेरी बंड्स जो हैं ये नीचे की ओर 60 से आधार पे 60 से 120 सेंटीमीटर तक की चौड़ी होती हैं और 15 से 30 सेंटीमीटर तक की ऊंची होती हैं, जिसमें 10 सेंटीमीटर का फ्री बोर्ड होता है, अर्थात कि 10 सेंटीमीटर स्थान खाली रहता है और इसमें पानी जो है हम यदि मान लीजिए 30 सेंटीमीटर ऊंची है तो 20 सेंटीमीटर तक का ही ऊंचाई तक हम पानी भरना चाहिए। ये जहाँ पर सीजनल क्रॉप्स लगाई जाती हैं जो एक सीजन के लिए उपयुक्त होती हैं और ये हर एक सीजन में इनका पुनर्निर्माण किया जाता है। जो परमानेंट बंड्स होती हैं ये 130 से 160 सेंटीमीटर आधार पे चौड़ी होती हैं और ऊंचाई इनकी 60 से 90 सेंटीमीटर होती है। जब इनको बनाया जाता है धीरे धीरे ये परमानेंट बंड्स होती हैं, धीरे धीरे नीचे मृदा बैठती जाती है और जब ये सेटल डाउन हो जाती है तब इसकी ऊंचाई घट के 40 से 50 सेंटीमीटर तक हो जाती है। परमानेंट बंड्स जो हैं ये परमानेंट टाइप की होती हैं, लंबे समय तक बनी हुई रहती हैं और सामान्यतः ये जहाँ पर खेतों में एक ही प्रकार की फसलें ली जाती हैं उन खेतों में बनाई जाती हैं जो और ये राइस फील्ड वगैरह के लिए उपयुक्त होती हैं। इन दोनों बंड्स को हम इस प्रकार चित्र से देख सकते हैं। ये टेम्परेरी बंड्स हैं,
इसका आधार की चौड़ाई जो है 60 से 120 सेंटीमीटर होती है और कुल ऊंचाई 15 से 30 सेंटीमीटर होती है। वहीं पर जो परमानेंट बंड्स होती हैं ये आधार पे 130 से 160 सेंटीमीटर चौड़ी होती हैं और जब ये बनाई जाती हैं तो 60 से 90 सेंटीमीटर ऊंची होती हैं। कुछ इस प्रकार का आकार इनका होता है, लेकिन धीरे धीरे ये समय के साथ मिट्टी बैठती चली जाती है, कॉम्पैक्ट होती चली जाती है, तो इसकी ऊंचाई घटकर 40 से 50 सेंटीमीटर हो जाती है और इसका आकार इस प्रकार का हो जाता है। अब बात करते हैं कि इन बेसिन्स में इरिगेशन कैसे करते हैं या प्लॉट्स में इरिगेशन कैसे करते हैं। तो यह दो विधि द्वारा किया जाता है। पहला है डायरेक्ट मेथड और दूसरा है कैस्केड मेथड। डायरेक्ट मेथड में जो है हम प्लॉट में सिंचाई डायरेक्ट लैटरल चैनल से कर देते हैं। इसके लिए हम साइफन्स, स्पाइल्स और बंड को तोड़ने का कार्य करते हैं और इसमें जो है प्लॉट के अंदर सिंचाई कर देते हैं। जब प्लॉट में सिंचाई हो जाती है तो फिर हम दूसरे प्लॉट में सिंचाई करने लगते हैं। इसको इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए ये हमारी कोई मुख्य नाली है और तो जिसका फ्लो इस तरफ से इस डायरेक्शन की ओर है, तो यहाँ पर ये परमानेंट बंड बनी हुई है, ये हमारा बेसिन बना हुआ है। तो यहाँ पर पहले हम बेसिन ए में सिंचाई करते हैं, यहाँ से हम मिट्टी हटा देते हैं, यहाँ पर हम एक टेम्परेरी बंड बना देते हैं जिससे पानी आगे नहीं जा पाएगा और पहले इसमें हम पानी छोड़ते हैं। जब इसमें पर्याप्त मात्रा में सिंचाई होती है तब इस मिट्टी को जो है उठाकर हम फिर बंड को बंद कर देते हैं और यहाँ से बंड को खोल देते हैं जो हमने अस्थायी रूप से बनाई थी और फिर हम यहाँ पर पानी को खोल देते हैं बेसिन बी में। तो यहाँ पर पानी जाने लगता है और आगे पानी जाने रोकने के लिए यहाँ पर हम एक अस्थायी बंड का निर्माण कर देते हैं। तो इस प्रकार हम सिंचाई करते जाते हैं डायरेक्ट मेथड में। कैस्केड मेथड में जो है ये विधि स्लोपिंग लैंड्स पर ज़्यादा उपयुक्त होती है जहाँ पर टेरेसेस का उपयोग किया जाता है। इसमें जो है हाईएस्ट टेरेस के ऊपर सिंचाई प्लॉट में छोड़ा जाता है और वह धीरे धीरे एक प्लॉट से दूसरे प्लॉट में होता हुआ चला जाता है। यहाँ पर जो है हम लैटरल सिंचाई नालियों का निर्माण नहीं करते हैं। इसको इस चित्र के माध्यम से समझा जा सकता है कि मान लीजिए ये मुख्य नाली बनी हुई है और ढाल इस दिशा में है और हमारे टेरेस प्लॉट्स या इस प्रकार से बने हुए हैं, बेसिन मेथड बनी हुई हैं सिंचाई करने के लिए। तो पहले हमने टेरेस ए में पानी खोला, टेरेस A1 से पानी होता हुआ A2 में जाता है, फिर A2 से A3 में छोड़ा जाता है। यहाँ पर देखिए आप कोई भी लैटरल नाली का निर्माण नहीं बना हुआ है। जब टेरेस A1 A सीरीज में जो है टेरेस की पूरी सिंचाई हो जाती है तब जो प्लॉट का B सीरीज होती है इन प्लॉट्स में पानी छोड़ा जाता है। तो इस प्रकार जो है ये कैस्केड मेथड द्वारा सिंचाई की जाती है। अब बात आती है वेटिंग पैटर्न की। वेटिंग पैटर्न का मतलब रूट जोन में कितना पानी पहुंच रहा है। तो हमारी कोशिश ये होना चाहिए चेक बेसिन मेथड में कि रूट जोन में हमारा पानी एक समान पहुंचे, यानी पर्याप्त रूट जोन में एक समान पानी का वितरण हो। If crop receive too little water, they will suffer from drought stress and yield may be reduced. यदि पानी कम दिया जाएगा तो जड़ क्षेत्र में पानी कम मात्रा में पहुंचेगा, जड़ क्षेत्र सूखा रह जाएगा और हमारी फसल प्रभावित होगी। दूसरी तरफ यदि पानी आवश्यकता से अधिक दिया जाए तो परकोलेशन लॉसेस के द्वारा जो है पानी की हानि ज़्यादा होगी और वाटर लॉक कंडीशन जड़ क्षेत्र में बने होने के कारण जो है तब भी जो है प्लांट न्यूट्रिएंट और वाटर का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर ढंग से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में रूट अच्छे ढंग से काम नहीं कर पाती हैं। तो वेटिंग पैटर्न कैसा होना चाहिए इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। आइडियल वेटिंग पैटर्न जो है हमारा इस प्रकार से हमको मिलता है। मान लीजिए ये कोई चेक बेसिन मेथड का हमने निर्माण किया था जिसमें ये एक प्लॉट का या एक बेसिन का है। ये हमारी मुख्य सिंचाई नाली है या लेटरल फील्ड चैनल है जहां से पानी हम इसमें छोड़ते हैं। तो पानी इतनी पर्याप्त मात्रा में छोड़ा जाता है कि ये हमारा जो रूट जोन है ये पूरा का पूरा जो है इसमें फील्ड कैपेसिटी तक पानी भर जाए। परंतु थोड़ा सा असमान वितरण इसलिए होता है कि क्योंकि जहां से पानी छोड़ा जाता है वह एरिया में या उन क्षेत्रों में पानी को ज़्यादा समय मिलता है इन्फिल्ट्रेट होने के लिए, तो पानी जो है रूट जोन के नीचे भी चला जाता है जो कि डीप परकोलेशन के लॉसेस के द्वारा
हमारे जड़ क्षेत्र से बाहर हो जाता है। परंतु यह एक आइडियल कंडीशन होती है चेक बेसिन मेथड में पानी देने की। कई बार जो है इस विधि में सिंचाई करने पर हमको पुअर वेटिंग पैटर्न मिलता है। इसके कुछ इस प्रकार से कारण हो सकते हैं। या तो पहला अनफेवरेबल नेचुरल कंडीशन हो, जैसे कि हमारी निचली की कॉम्पैक्टेड सब सॉइल लेयर हो, जो सब सॉइल हो वो कॉम्पैक्टेड हो, काफ़ी अधिक कॉम्पैक्ट हो और उसकी इन्फिल्ट्रेशन या परकोलेशन कैपेसिटी बहुत कम हो। और कई बार ये होता है कि एक ही प्लॉट में अलग अलग सॉइल टाइप मिले हमको। दूसरा जो होता है मुख्य कारण पुअर वेटिंग मिलने का, वो है पुअर लेआउट या प्रॉपरली लेवल्ड सरफेस ना हो। और तीसरा होता है पुअर मैनेजमेंट। पुअर मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है इनकरेक्ट स्ट्रीम साइज, अर्थात पानी की सही मात्रा का निर्धारण न करना, आवश्यकता से कम या आवश्यकता से अधिक पानी देना। यदि अब एक एक करके हम देखते हैं, यदि नेचुरल कंडीशन जो हो, मान लीजिए सब सॉइल में कोई कॉम्पैक्ट लेयर है या कठोर परत बनी हुई है, तो पानी इन्फिल्ट्रेट होकर उसके ऊपर जमा हो जाएगा और वाटर रूट जोन में जो है वाटर लॉक कंडीशन पैदा हो जाएगी, जिसके के कारण हमारी फसल प्रभावित होती है। ये आप इस चित्र से देखकर समझ सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर जो है इम्परमेबल लेयर है या कॉम्पैक्टेड लेयर है, तो हमें जो है आपका रूट जोन यदि यहाँ से यहाँ है तो वाटर टेबल ये अतिरिक्त बना हुआ रहेगा, वाटर लॉक कंडीशन रूट जोन में निर्धारण होगा। इस प्रकार की परिस्थिति में यदि हम राइस क्रॉप ग्रो करें तो इस विधि में तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि राइस क्रॉप जो है सबमर्ज्ड कंडीशन को सहन कर लेती है। दूसरा है पुअर लेआउट। पुअर लेआउट का मतलब है यदि हमारा प्लॉट का एरिया उसमें प्रॉपर लेवलिंग नहीं हुई है तो भी जो है हमारे वेटिंग जोन जो है पर्याप्त नहीं मिलता है। ये देखिए, मान लीजिए ये हमारा कुछ ऊंचा क्षेत्र बना हुआ है फील्ड के अंदर या प्लॉट के अंदर, तो यहाँ पर पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचेगा और रूट जोन में भी पानी नहीं पहुंचेगा, तो यहाँ पर रूट जोन जो है वो ड्राई बना रहेगा। दूसरी तरफ मान लीजिए यहाँ पे कुछ गहरा स्थान है, लेवलिंग ठीक ढंग से नहीं हुई है और गड्ढा बना हुआ है, तो वहाँ पे भी पानी जो है आवश्यकता से अधिक पहुँच जाएगा और वाटर लॉक कंडीशन पैदा होने के कारण क्रॉप की ग्रोथ अच्छी नहीं मिलेगी। तो हमारी कोशिश ये होना चाहिए चेक बेसिन मेथड के अंदर कि प्लॉट में जो है लेवलिंग ठीक ढंग से हो। उसके बाद आता है पुअर मैनेजमेंट। यदि हमारा मैनेजमेंट सही नहीं है तब भी हमें वेटिंग कंडीशन सही नहीं मिलती है। ये तभी संभव होता है जब आवश्यकता से कम पानी दिया जाए या आवश्यकता से अधिक पानी दिया जाए, या हमारा जो सोर्स है पानी देने का वह उसका फ्लो आवश्यकता से कम हो या आवश्यकता से अधिक हो। यदि फ्लो जो है इनसफिशिएंट होता है तो हमें जो नज़दीक का क्षेत्र है उसमें परकोलेशन लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और दूसरी तरफ जो है जो क्षेत्र पानी के सोर्स से दूसरी तरफ है वहाँ पर पानी रूट जोन में जो है पानी कम मात्रा में मिलता है। तो इस प्रकार का असमान वितरण दिखाई देता है। यदि पानी कम दिया जाता है तब भी जो है हमारे रूट जोन में, हमारा रूट जोन इतना था जबकि पानी इतना ही भर पाता है और यह दूर होते होते और कम हो जाता है, जिसके की कारण जो है पानी का असमान वितरण होता है और फसल की वृद्धि प्रभावित होती है। यदि ओवर इरिगेशन दिया जाए तो कुछ इस तरह की कंडीशन बनती है, परकुलेशन द्वारा पानी का हानि भी ज़्यादा होती है और रूट जोन में आवश्यकता से पानी ज़्यादा भर जाता है। ये बेसिन का मेंटेनेंस है, हमें बॉर्डर के मेंटेनेंस करते रहना चाहिए, बेसिन में स्लोप ना बने इस बात का ध्यान रखना चाहिए, इसको बीच बीच में हमें मेंटेन करते रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इस विधि द्वारा सिंचाई करने के क्या क्या लाभ हैं। पहला, हाई वाटर एप्लीकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। हमें जो पानी का इफिशिएंसी है और इरिगेशन की इफिशिएंसी, साथ ही साथ जल उपयोग जो दक्षता होती है वह बहुत ज़्यादा मिलती है अन्य सरफेस इरिगेशन के मुकाबले में। वाटर कैन बी अप्लाइड इफिशिएंटली विथ ए स्मॉल स्ट्रीम। कम फ्लो की द्वारा भी जो है पर्याप्त मात्रा में सिंचाई की जा सकती है।
दिस मेथड कंजर्व रेनफॉल एंड सॉइल बाय रिटेनिंग लार्ज फ्रैक्शन ऑफ रेन्स। इस प्रकार के सिंचाई की विधि अपनाने से जो वर्षा होती है, वर्षा के जल को भी संग्रहित किया जा सकता है क्योंकि चारों ओर बंड बनी होती है और सॉइल के इरोजन होने का लॉस भी नहीं बना रहता है। दूसरी तरफ कुछ लिमिटेशंस भी हैं। द रिज इंटरफेयर विद द मूवमेंट ऑफ इम्प्लीमेंट्स। ये जो बॉर्डर बनी हुई होती हैं, ये यंत्रों के आवागमन में रुकावट पैदा करती है। दिस मेथड इम्पेडेट्स सरफेस इरिगेशन। प्रिसाइज लैंड ग्रेडिंग एंड शेपिंग आर रिक्वायर्ड। इस विधि द्वारा सिंचाई करने के लिए हमें लैंड की ग्रेडिंग और शेपिंग करना है, लेवलिंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, जिसमें कि कॉस्ट ज़्यादा आती है। लेबर रिक्वायरमेंट इज हाई। इन सब कार्यों में श्रमिकों की खर्च ज़्यादा होता है। अब जो है चेक बेसिन मेथड का एक दूसरा स्वरूप है जिसे हम रिंग बेसिन के मेथड के नाम से भी जाने जाते हैं। रिंग बेसिन मेथड में हम ये करते हैं कि यह मुख्यतः फलदार वृक्षों के लिए जो है उपयुक्त होती है। इसमें फलदार वृक्षों के चारों तरफ जो है रिंग का निर्माण या थाले का निर्माण कर दिया जाता है और इन थालों को जो है किसी सिंचाई नाली से आपस में जोड़ दिया जाता है। इससे फायदा ये होता है कि हमें संपूर्ण क्षेत्र में सिंचाई नहीं करनी पड़ती, हमें केवल रिंग के अंदर जो है सिंचाई करनी पड़ती है, जिससे कि पानी का हमको कम आवश्यकता में ही पानी की पूर्ति की जा सकती है और भूमि का बहुत बड़ा भाग जहां पे पानी की आवश्यकता नहीं होती वहां पर हमें पानी नहीं देना पड़ता है। बेसिन्स आर जनरली राउंड इन शेप एंड ओकेजनली स्क्वायर इन शेप। ये जो फलदार वृक्ष के चारों ओर रिंग बनाए जाते हैं ये सामान्यतः गोलाकार होते हैं, लेकिन कभी कभी ये स्क्वायर आकार के भी या रेक्टेंगुलर आकार के भी हो सकते हैं। The basin is small when the trees are young and their size is increased. जब वृक्ष छोटे आकार के होते हैं तो इन थालों का आकार छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे वृक्ष की उम्र बढ़ती चली जाती है, वृक्ष का फोलिएज एरिया बढ़ता जाता है और रूट का स्प्रेड भी बढ़ता चला जाता है, तो वहां पे जो है ये बेसिन बड़े आकार के बनाए जाते हैं। ये जो है इरिगेशन चैनल से जुड़े हुए होते हैं और इरिगेशन चैनल की सहायता से इन बेसिन्स में या रिंग्स में जो है आसानी से सिंचाई कर दी जाती है। रिंग बेसिन का मुख्य एडवांटेजेस है हाई इरिगेशन एप्लीकेशन एफिशिएंसी एंड कैन बी अचीव्ड विद प्रॉपर्ली डिजाइंड सिस्टम। जो जल उपयोग क्षमता है या सिंचाई की क्षमता है या दक्षता है वो बहुत ज़्यादा अच्छी प्राप्त होती है। अनस्किल्ड लेबर कैन बी यूज्ड एज देयर इज ए नो डेंजर ऑफ इरोजन। चूंकि इरोजन होने की संभावनाएं नहीं रहती हैं, इसलिए किसी भी लेबर से जो है अनस्किल्ड लेबर भी इस कार्य को कर सकता है। डिसएडवांटेजेस इस प्रकार है कि हाई लेबर रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि बेसिन का निर्माण बार बार करना पड़ता है या रिंग्स का निर्माण बार बार करना पड़ता है वृक्ष की उम्र के अनुसार से। बर्न्स रिस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ मॉडरेटली मशीनरी इन द फील्ड। खेत में बंड बन जाने से हमें जो है मशीनरी चलाने में कठिनाई होती है। लिमिटेड टू रिलेटिवली यूनिफॉर्म लैंड्स। जो लैंड है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्लोप नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये था जो है चेक बेसिन के बारे में, जिसमें हमने रिंग बेसिन मेथड ऑफ इरिगेशन भी देखा।